फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ई इनवॉइस। अभी हाल ही में इसका एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है इसे डिस्कस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और समझते हैं ई इनवॉइस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ई इनवॉइस होता क्या है। ई इनवॉइस का मतलब है कि जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा जो वेबसाइट दी गई है सरकार के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उस पर अपने आप को रजिस्टर करवाते सरकार की उस वेबसाइट से इनवॉइस जनरेट करना। और जब वो इनवॉइस जनरेट किया जाता है तो वहाँ पे एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी जनरेट होता है और साथ ही साथ क्यूआर कोड भी जनरेट किया जाता है डिजिटली साइन ई इनवॉइस के साथ में। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटी की एक वेबसाइट बनी हुई है, जीएसटी पोर्टल है ना, जिसे हम बोलते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। वहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, वहाँ पे उन्हें B2B सप्लाई का वहाँ जाकर के इनवॉइस जनरेट करना है। ये हो गया ई इनवॉइस। अब ये किनके ऊपर एप्लीकेबल है और ये किस तरीके से किनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ दी गई है जीएसटी के अंदर। वो दी गई है जीएसटी के रूल 48(4) के अंदर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड, यानी कि जो नोटिफाइड किए जाएंगे उनके द्वारा हमें ई इनवॉइस जनरेट करना है। और वो जो जनरेट करना है वो जनरेट किया जाएगा GST INV 01 फॉर्म के अंदर। और जब वो जनरेट करेंगे तब उनको मिलेगा इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इनवॉइस रेफरेंस नंबर को यूज कर सकते हैं बाद में। और जैसे ही वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर को जनरेट करते हैं उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जो है वो उस तरीके से इनको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई है उस हिसाब से इनको जनरेट करवाना है। नाउ अब समझते हैं कि इसके अंदर और क्या दिया हुआ है। तो प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जाम द पर्सन, यानी कि कमिश्नर जो है वो चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को जो है वो एग्जाम कर सकता है या फिर सभी पर्सन को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एग्जाम कर सकता है। तो ये सारी अलग से पावर दी गई है, वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रूल 48(4) हमने पढ़ा, उसके अलावा उसमें 1, 2, 3, 5 एंड 6 ये सब रूल्स और है, तो समझ लेते हैं उनमें क्या दिया हुआ है। सब रूल 1 जो है वो कहता है कि जो भी गुड्स के अंदर आप डीलिंग करते हो, अगर आप उसका इनवॉइस जनरेट करते हो तो डुप्लीकेट कॉपी में आपको जनरेट करना रहेगा। पहला ओरिजिनल कॉपी जो कि रिसिपेंट लेके जाएगा, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए एंड डुप्लीकेट कॉपी फॉर द सप्लायर। उसी तरीके से अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं तो वैसे में 2 कॉपीज आपको बिल की इनवॉइस की जनरेट करनी है। पहली कॉपी जाएगी रिसिपेंट के पास और दूसरी कॉपी जाएगी सप्लायर के पास। नाउ थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है कि इनवॉइस के अंदर द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड शेल बी फंडिंग इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द कॉमन पोर्टल ऑफ फॉर्म GSTR 1। यानी आपको क्या करना है, जो इनवॉइस आपने जनरेट किया है उनको GSTR 1 में उनके सीरियल नंबर को आपको चढ़ाना है, GSTR 1 के अंदर अपलोड करना है। नाउ अब आधा कोड हमने भी पढ़ा, वो क्या कहता था? वो कहता था ई इनवॉइस के बारे में कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है फ्रॉम द पोर्टल एंड वहाँ से आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आएगा। नाउ फिफ्थ क्या कहता है कि जिसके ऊपर सब रूल 4 अप्लाई होता है उसको और किसी मैटर में अपना इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऊपर 1 और 2 जो दिया हुआ है वो उसे जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, उसे सीरियल नंबर भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई 6 जो है वो ये कहता है कि 5 ये कहता है कि अगर आप 4 अप्लाई होता है तो वहाँ पे आप अगर उसको फॉलो नहीं करते हो तो उसको हम इनवॉइस ही नहीं मानेंगे। और 6 ये कहता है कि जहाँ 4 अप्लाई होता है वहाँ 1 और 2 अप्लाई नहीं होगा, 3 अप्लाई होगा बट 1 और 2 अप्लाई नहीं होगा। अब आता है कि किन किन पर्सन को नोटिफाई किया गया है और जिनको ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखिए इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट आए हैं बीच बीच में, तो मैंने अमेंडमेंट को भी इंक्लूड करते हुए यहाँ पे समझाया। फर्स्ट है कि ई इनवॉइस कब एप्लीकेबल हुआ था? तो ये आया था 1 अप्रैल 2020 के अंदर ये आया था। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके से ये अप्लाई होता है। 1 अप्रैल 2020 में आया था बट ये डिफर्ड हो गया था 1 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू चला है। तो अब समझते हैं कि ये इनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड एक्सीड। देखिए यहाँ पे पहले फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ था, क्योंकि उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, बट इसको नोटिफिकेशन नंबर 70/2020 से अमेंड कर दिया गया और कहा गया कोई भी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर के
अब तक अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा कितने से, पहले ये 100 करोड़ रुपीज़ था, उसको फिर अमेंड किया गया, फिर उसके बाद 500 करोड़ लाए थे, उसके बाद वापस से 100 करोड़, देन 50 करोड़, देन 20 करोड़, और अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है जो कि अप्लाई होगा 1 अक्टूबर 2022 से, वहाँ पे है 10 करोड़ रुपीज़। यानी अगर 2017-18 के बाद से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल है। दैट मीन्स आपको ई इन्वॉइस जनरेट करना पड़ेगा B2B सप्लाईज के लिए। अब समझते हैं कि किनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला है वो पर्सन जो रेफर है सब रूल 2, 3, 4 एंड 4A ऑफ रूल 54। रूल 54 कौन सा, CGST का रूल 54। अगर उसके रूल सब रूल 2, 3, 4 एंड 4A में अगर कोई रेफर्ड है, यानी कि उसमें अगर जो बताए गए हैं अगर वो पर्सन इस लिमिट को क्रॉस भी कर जाते हैं तब भी उनको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से हैं वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सेकेंड नंबर पे आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट एंड थर्ड नंबर पे आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो ये 3% है जिनको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं कि रूल 54 में कौन कौन से पर्सन स्पेसिफाइड है, रेफर्ड है। रूल 54 में जो पर्सन स्पेसिफाइड है, पहला है इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC। ये तो हो गए पहले नंबर पर। यह है रूल सब रूल 2। सब रूल 3 कहता है गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सब रूल 4 कहता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड सब रूल 4A कहता है सिनेमाटोग्राफी, यानी कि मल्टीप्लेक्स जो सिनेमाज होते हैं उनको भी ये ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो आज का वीडियो पर इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।